नमस्कार। आप देख रहे हैं बुक्स और बातें और आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और कालजयीकृत गोदान के बारे में। इस उपन्यास के लेखक हैं महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद, जिन्हें हिंदी और उर्दू साहित्य का शिखर पुरुष माना जाता है। प्रेमचंद जी ने अपने लेखन के माध्यम से भारतीय समाज की वास्तविकता को बहुत सरल, स्पष्ट और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया है। उनके साहित्य में गांव, गरीबी, शोषण, सामाजिक असमानता और मानवीय संवेदनाओं का अत्यंत गहरा चित्रण देखने को मिलता है। गोदान प्रेमचंद जी का अंतिम और सबसे प्रसिद्ध उपन्यास माना जाता है। यह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि भारतीय ग्रामीण जीवन का दर्पण है। इस उपन्यास में उन्होंने किसान जीवन की कठिनाइयों, जमींदारी व्यवस्था, सामाजिक अन्याय और मानवीय संघर्षों को बहुत ही सजीव रूप से प्रस्तुत किया है। गोदान शब्द का अर्थ है गाय का दान करना, जो हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण क्रम माना जाता है। लेकिन इस उपन्यास में यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि एक प्रतीक है उस अधूरे सपने का जो एक गरीब किसान जीवन भर पूरा नहीं कर पाता। यह कहानी मुख्य रूप से दो धाराओं में चलती है। एक है गांव का जीवन, जहां गरीबी, शोषण और संघर्ष है। दूसरा है शहर का जीवन, जहां दिखावा, आधुनिकता और आंतरिक खालीपन है। अब मैं आपको इस कहानी के मुख्य पात्रों से परिचित कराना चाहती हूँ। सबसे पहले है होरी महतो, एक गरीब किसान जो बहुत सीधा साधा और मेहनती इंसान है। उसकी सबसे बड़ी इच्छा है कि उसके पास एक गाय हो। फिर आती है उसकी पत्नी धनिया, जो बहुत समझदार, साहसी और व्यवहारिक महिला है। उनका बेटा है गोबर, जो युवा है, जोशीला है और अन्याय के खिलाफ खड़ा होने का साहस रखता है। उनकी दो बेटियां हैं, सोना और रूपा, जिनकी शादी भी इस कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनती है। अब गांव के अन्य पात्र, होरी के दो भाई हैं, हीरा और शोभा, जिनको बचपन से होरी और धनिया ने ही पाला है। हीरा की पत्नी है पुनिया, जो इस कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर आता है भोला, जो दूध और दही बेचने का काम करता है, और जिसकी बेटी है झुनिया, जो आगे की कहानी में गोबर की पत्नी बनती है। इसके अलावा गांव के कुछ अन्य महत्वपूर्ण पात्र हैं, जैसे दत्तादीन, उनका पुत्र मतादीन और उसकी प्रेयसी सिलिया चमारिन, जो समाज की जातिगत व्यवस्था और भेदभाव को दर्शाते हैं। उनके अलावे महतो, मथुरा, नौहरी, राम सेवक। अब शहर के पात्रों की बात करें तो राय साहब, उनके मित्र डॉक्टर मेहता, मिस मालती, मिस्टर खन्ना, उनकी पत्नी गोविंदी, मिर्जा खुर्शीद, ये सभी शहर के जीवन को दर्शाते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाएगी, मैं आपको इन सभी पात्रों से विस्तार से परिचित कराती जाऊंगी। कहानी शुरू होती है लखनऊ के एक छोटे से गांव से, जिसका नाम है बेलारी। यहीं रहता है होरी महतो, एक साधारण किसान जो अपने छोटे से परिवार के साथ जीवन यापन कर रहा है। एक दिन सुबह होरी राय साहब के घर जाने के लिए तैयार होता है। उसके मन में यह बात रहती है कि बड़े लोगों से संबंध बनाए रखना जरूरी है, लेकिन जैसे ही वह निकलने की तैयारी करता है, धनिया उसे समझाती है कि हर बार इस तरह जमींदार के तलवे सहलाना और पीछे पीछे घूमना ठीक नहीं है। धनिया अपने अनुभव से बात समझाने की कोशिश करती है और गोबर भी अपने तरीके से विरोध करता है, लेकिन होरी उनकी बातों को ज्यादा महत्व नहीं देता। उसके लिए यह सब एक आदत बन चुकी होती है। वह टकराव से बचना चाहता है और किसी भी तरह शांति बनाए रखना चाहता है। आखिरकार वह उनकी बातों को अनसुना करके राय साहब के घर जाने के लिए निकल पड़ता है। इसी रास्ते में उसकी मुलाकात होती है भोला अहीर से। भोला अपनी गाय के साथ जा रहा होता है, रोज की तरह अपने काम में लगा होता है, लेकिन होरी की नजर जैसे ही उस गाय पर पड़ती है, वह वहीं ठहर जाती है। उसके मन में वर्षों से दबा हुआ सपना अचानक जाग उठता है। उस गाय को देखकर उसे ऐसा लगता है मानो वह स्वयं लक्ष्मी हो। वह सीधे गाय की बात नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे भोला की परिस्थिति को समझते हुए बात आगे बढ़ाता है। उसे पता होता है कि भोला की पत्नी का देहांत हो चुका है और वह दूसरी शादी करना चाहता है।
इसी बात को आधार बनाकर वह उससे संबंध बनाता है और उसे यह भरोसा दिलाता है कि वह उसकी शादी कराने में मदद करेगा। बातचीत धीरे धीरे इस दिशा में पहुंचती है कि गाय होरी को मिल सकती है। भोला भी अपनी मजबूरी बताता है कि वह गाय की ठीक से देखभाल नहीं कर पा रहा है। यह सुनकर होरी को उस पर दया आती है और होरी उसे अपने घर से भूसा देने की बात करता है ताकि फिलहाल गाय की देखभाल में उसे कोई परेशानी ना हो। अंत में दोनों के बीच एक समझौता हो जाता है। भोला गाय होरी को देने को तैयार हो जाता है और बदले में होरी भोला को आश्वासन देता है कि वह उसकी शादी जल्द से जल्द कराने में उसकी मदद करेगा। उसके बाद होरी राय साहब के घर चला जाता है, जहां राय साहब इतने अमीर होने के बाद भी होरी को अपनी मन की अशांति के बारे में बताते हैं कि कैसे वह ईमानदार रहना चाहते हैं, लेकिन उनका जो पुश्तों से इज्जत बरकरार है उसको नहीं घटाने के कारण और अपने बड़े परिवार को पालने के कारण उन्हें लोगों से बेईमानी करनी पड़ती है। यह सब सुनकर होरी के मन में एक शांति भाव का एहसास होता है कि उसके पास कुछ ना होकर भी वह मन से कितना शांत है और अपने परिवार के साथ सकुशल रह रहा है। अगले दिन होरी अपने बेटे गोबर के साथ भोला के गांव जाता है भूसा घर पहुंचाने के लिए। इसी दौरान गोबर की पहली बार मुलाकात होती है झुनिया से, जो भोला की बेटी है। यह मुलाकात साधारण होती है, लेकिन यहीं से दोनों के बीच एक आकर्षण और बातचीत शुरू हो जाती है। अगले दिन गोबर अकेले ही भोला के घर जाता है गाय को अपने घर लाने के लिए। जब वह गाय लेकर लौटने लगता है तो झुनिया भी उसके साथ कुछ दूर तक चल पड़ती है। इसका कारण सिर्फ इतना नहीं होता कि गाय नए आदमी के साथ जा रही है तो वह कैसे जाएगी, बल्कि उसके भीतर भी एक जुड़ाव सा बन चुका होता है। झुनिया एक विधवा स्त्री है जिसने कम उम्र में ही अपने जीवन की खुशियां खो दी है। रास्ते में गोबर और झुनिया के बीच बातचीत होती है। यह बातचीत सिर्फ औपचारिक नहीं रहती, बल्कि दोनों अपने जीवन की बातों को साझा करने लगते हैं। गोबर के भीतर युवा अवस्था का जोश है और झुनिया के भीतर बरसों का दबा हुआ दर्द। इन्हीं भावनाओं के बीच दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। जब तक रास्ता खत्म होता है तब तक यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं रह जाती, बल्कि एक ऐसे संबंध की शुरुआत हो चुकी होती है जो आगे चलकर पूरी कहानी को एक नई दिशा देती है। जब गाय होरी के घर पहुंचती है तो पूरे घर में खुशी का माहौल बन जाता है। सोना और रूपा के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक भी होती है कि गाय किसकी है और कौन उसे ज्यादा प्यार करेगा। धनिया इस बात को लेकर सावधान रहती है कि कहीं गाय को नजर ना लग जाए, इसलिए वह उसे घर के अंदर रखने की बात करती है। होरी चाहता है कि गाय बाहर बंधी रहे ताकि गांव में उसकी प्रतिष्ठा बढ़े और गाय भी फैल कर रह सके, लेकिन अंत में धनिया की बात मानी जाती है और गाय को घर के अंदर ही रखा जाता है। धीरे धीरे पूरे गांव में यह बात फैल जाती है। कुछ लोग खुश होते हैं, लेकिन कई लोगों के मन में ईर्ष्या भी पैदा हो जाती है कि आखिर गाय आई कहां से, क्योंकि होरी पहले से ही कर्ज में डूबा हो रहता है। उसके पास कर्ज चुकाने के पैसे तो है नहीं, पर गाय खरीदने के पैसे कहां से आए। ऐसी ही बातें होने लगती है। इस ईर्ष्या में सबसे आगे होता है होरी का भाई हीरा। उसे यह सहन नहीं होता कि होरी के घर गाय आ गई है और उसकी स्थिति उससे बेहतर दिखने लगी है। इस जलन को और बढ़ाती है उसकी पत्नी पुनिया, क्योंकि होरी के भाइयों को और उनकी पत्नियों को ऐसा लगता है कि उनके पास इतने पैसे कहां से आए, क्योंकि जब अलगौछा यानी बंटवारा जब बराबरी का हुआ तो उनकी स्थिति इतनी अलग क्यों और हमारी स्थिति इतनी दयनीय क्यों। पुनिया बार बार हीरा के मन में यह बात बैठाती है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और धीरे धीरे यह जलन मन में गहराती जाती है। एक रात यह घातक रूप ले लेती है। हीरा इसी ईर्ष्या में आकर गाय को जहर दे देता है। उस रात होरी उसे गाय के पास देखता तो है, लेकिन वह उस समय कुछ समझ नहीं पाता। कुछ ही देर बाद गाय की हालत बिगड़ने लगती है और अंततः वह मर जाती है। यह घटना होरी के जीवन का पहला बड़ा आघात बनती है। रातों रात पूरे गांव में हलचल मच जाती है। लोग इकट्ठे होते हैं, बातें होती है, आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, लेकिन सच सामने आने से पहले ही हीरा गांव छोड़कर भाग जाता है। हालांकि गलती हीरा की होती है, लेकिन गाय होरी के घर में मरती है, इसलिए दोष उसी पर आता है। उसे इस घटना का दंड भुगतना पड़ता है।
उसे 100 रुपए का जुर्माना देना पड़ता है और इसके लिए वह कर्ज लेता है। पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर होरी अब और गहरे कर्ज में डूब जाता है। यहीं से उसके संघर्ष का असली दौर शुरू होता है। उधर गोबर और झुनिया के बीच संबंध धीरे धीरे गहराता जाता है। समाज की दृष्टि से यह संबंध स्वीकार्य नहीं होता, क्योंकि दोनों अलग अलग जातियों से हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका मिलना जुलना जारी रहता है। कुछ समय बाद झुनिया गर्भवती हो जाती है। स्थिति गंभीर होने लगती है। गोबर एक समय झुनिया को अपने घर लाने का निर्णय करता है, क्योंकि झुनिया जिद करती है कि अब वह ऐसे नहीं रह सकती। लेकिन रास्ते में ही वह डर जाता है और उसे बीच रास्ते में छोड़कर भाग जाता है। जब झुनिया पीछे मुड़कर देखती है तो उसे गोबर कहीं दिखाई नहीं देता। अब झुनिया के पास कोई सहारा नहीं बचता। वह सीधे होरी और धनिया के घर पहुंचती है और रोते हुए सारी बात बताती है। होरी और धनिया पहले इस बात पर झुंझलाते हैं और उसे घर से निकल जाने को कहते हैं, लेकिन झुनिया धनिया के पैर पकड़ लेती है। जल्दी ही दोनों उसकी स्थिति को समझ जाते हैं और उसे अपने घर में जगह दे देते हैं। धीरे धीरे वह झुनिया को अपनी ही बेटियों की तरह रखने लगते हैं। लेकिन गांव के लोगों को यह बात स्वीकार नहीं होती। तत्दीन के उकसाने पर पंचायत बैठती है। यह निर्णय लिया जाता है कि बिना विवाह के दूसरी जाति की लड़की को घर में रखना गलत है। इसका दंड फिर से होरी को भुगतना पड़ता है। उसके पास पैसे नहीं होते, इसलिए उसे अपना घर गिरवी रखना पड़ता है और उसे अपना सारा अनाज देना पड़ जाता है। इससे वह कर्ज में और गहराई तक डूब जाता है। उधर जब गोबर को लगता है कि अब झुनिया सुरक्षित है, तो वह लखनऊ की ओर चला जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है मिर्जा खुर्शीद से। मिर्जा खुर्शीद दिलफेक किस्म के इंसान रहते हैं। मिर्जा साहब को कुछ लोग चाहिए थे कबड्डी खेलने के लिए, जिसके लिए वह रोज 6 आने देते थे। गोबर भी उनके साथ चल देता है। गोबर को उन्होंने माली का काम दिया और बाकी लोगों से कबड्डी का खेल करवाते रहे। जब खेल समाप्त हुआ तो गोबर ने मिर्जा खुर्शीद से काम की बात की। उन्होंने उसे 15 रुपए महीने पर अपने पास नौकरी दे दी माली की, और रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी भी दे दी। गोबर के लिए यह सब किसी स्वर्ग से कम नहीं था। शुरू में उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उसने एक छोटी सी चाय की दुकान खोल ली। अब वह अपना गुजारा ठीक से करने लगा। उसे रोज लगभग 4 आने मिल जाते थे। कुछ दिन शहर में रहने के बाद उसकी बोलचाल, सोचने समझने की शक्ति और पहनने ओढ़ने का तरीका भी बदल जाता है। उधर होरी की सारी फसल दंड में चली जाती है। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता। यहाँ तक कि झुनिया के बच्चे को भी दूध नसीब नहीं होता, क्योंकि जब माँ खुद नहीं खाएगी तो दूध कहाँ से बनेगा। बच्चा आंगन में रोता रहता है। उसी समय पुनिया अब धनिया के घर आग मांगने आती है। वह देखती है कि चूल्हा नहीं जल रहा है। हीरा के जाने के बाद होरी ही पुनिया के परिवार को संभाल रहा था। इस बार उसके खेत में अच्छी फसल हुई थी और वह इस बात के लिए होरी का एहसान मानती थी। वह तुरंत अपने घर जाती है और अनाज लाकर धनिया को दे देती है। उधर जब भोला को पता चलता है कि झुनिया होरी के घर रह रही है, तो उसे यह बात अपनी प्रतिष्ठा पर चोट लगती है। वह बदला लेने के लिए होरी के पास आता है और गाय के पैसे मांगता है। होरी के पास पैसे नहीं होते तो भोला कहता है कि अपने बैल दे दो। होरी कहता है, बिना बैल के किसान क्या होता है भोला भैया, फिर भी अगर तुम्हें ठीक लगता है तो ले जाओ। भोला दोनों बैलों को खोलकर ले जाता है। इसके कारण होरी खेती नहीं कर पाता और उसे अपने पूरे परिवार के साथ दूसरों के यहाँ मजूरी करनी पड़ती है। होरी दत्तादीन के यहाँ मजूरी करने लगता है। एक दिन काम के दबाव में वह वहीं बेहोश हो जाता है। इसी समय लगभग 1 साल बाद गोबर गांव लौटता है। वह सबके लिए तोहफे लाता है। सब खुश होते हैं, लेकिन होरी का मन ठीक नहीं रहता। धीरे धीरे जब गोबर को घर की हालत का पता चलता है तो वह गुस्से में गांव वालों को जवाब देता है। वह कहता है कि जिसने भी उसके परिवार पर अन्याय किया है वह उसके खिलाफ कदम उठाएगा। वह भोला के घर भी जाता है और अपनी सरल स्वभाव से बात करके बैलों को वापस ले आता है। घर की हालत देखकर उसे बहुत दुख होता है। वह अपने पिता की इस आदत से परेशान होता है कि वह हर बार झुक क्यों जाते हैं। इस बात को लेकर दोनों के बीच काफी बहस होती है। गोबर गांव वालों के सामने विरोध करता है, लेकिन होरी अपनी प्रकृति के कारण उसकी बात नहीं मानता।
अंत में गुस्से में आकर गोबर यह निर्णय लेता है कि वह झुनिया और अपने बच्चे को लेकर वापस शहर चला जाएगा। उसकी बातों से होरी और धनिया दोनों को गहरा आघात पहुंचता है। उधर मतदीन ने सिलिया चमारिन को प्रेम के नाम पर अपने पास रखा हुआ था। एक दिन खेत में काम करते समय सिलिया के परिवार वाले वहां आ जाते हैं। उसकी माँ उससे कहती है कि अगर तुझे यही सब करना था, ऐसे ही जीवन जीना था, तो अपने घर में ही रहती। बात बढ़ जाती है और वे मतदीन को पकड़कर उसके मुंह में हड्डी का एक टुकड़ा डाल देते हैं। यह सब देखकर मतदीन उसे सिलिया को छोड़ने को कहते हैं ताकि उसका धर्म बच सके। मतदीन वैसा ही करता है, लेकिन सिलिया ना अब घर की रहती है न घाट की। अपने घर भी नहीं जाती और वह गर्भवती भी होती है और ऐसी स्थिति में उसे सहारा देती है धनिया। धनिया उसे अपने घर में रख लेती है। उधर होरी की बेटी सोना 17 साल की हो जाती है। उसकी शादी करना जरूरी हो जाता है। इसके लिए होरी फिर से 100 रुपए का कर्ज लेता है। काफी कठिनाई के बाद वह दुलारी सवाई से कर्ज ले पाता है। सोना की शादी एक जमींदार के बेटे मथुरा से तय होती है। सोना घर की स्थिति समझती है, इसलिए वह सिलिया से कहती है कि मथुरा से बात करके दहेज ना लेने को कहे। सिलिया जाकर बात करती है। पहले मथुरा का पिता मना करता है, गुस्सा करता है, लेकिन बाद में वह मान जाता है और संदेश भेजता है कि दहेज नहीं लिया जाएगा। लेकिन जब यह बात धनिया को पता चलती है तो वह कहती है, अगर सामने वाला नहीं ले रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कुछ ना दें। हमारा कर्तव्य यह बनता है कि अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना बन पाए हम देंगे। उधर भोला दूसरी शादी कर लेता है नौहरी से, जो एक विधवा होती है। उसके घर में आने के बाद भोला की बहू और नौहरी के बीच लगातार झगड़े होने लगते हैं। यह झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि बात अलगौछे तक पहुंच जाती है और भोला के बेटे ही उसे घर से निकाल देते हैं। मजबूरी में भोला और नौहरी दोनों को नोखे राम के यहाँ आश्रय लेना पड़ता है। नौहरी धीरे धीरे नोखे राम को अपने वश में कर लेती है और यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। कुछ समय बाद जब भोला के बेटे अकेले घर नहीं संभाल पाते तो वह उसे वापस बुलाने आते हैं, लेकिन नौहरी वहां जाने से मना कर देती है। भोला सब समझते हुए भी मजबूरी में उसी के साथ रह जाता है। इधर लाला पटेश्वरी के कारण होरी की अच्छी खासी फसल नीलाम हो जाती है, जिससे वह सोच रहा था कि सोना की शादी हो जाएगी, वही आधार खत्म हो जाता है। दुलारी सवाई जिसने 100 रुपए देने का वादा किया था, अब पीछे हट जाती है। होरी के पास अब कोई सहारा नहीं बचता। तभी नौहरी इस मौके का फायदा उठाती है और वह होरी के घर आकर रिश्तेदारी का हवाला देकर 100 रुपए दे देती है, ताकि उसकी हर जगह पूरे गांव में वाहवाही हो। होरी और धनिया उसका नाम जप करें। शुरू में होरी और धनिया मना करते हैं, लेकिन परिस्थितियों के आगे उन्हें यह स्वीकार करना पड़ता है और इसी तरह सोना की शादी हो जाती है। उधर जब गोबर वापस लखनऊ पहुंचता है तो देखता है कि उसकी दुकान की जगह किसी और ने ले ली है। अब उसे वहां कोई नहीं जानता। शहर का जीवन झुनिया को बिल्कुल नहीं भाता। न जगह न खुलापन, बच्चा भी बाहर खेलने को तरसता है। धीरे धीरे झुनिया उस जीवन से थकने लगती है। इसी बीच बरसात के दिनों में उनके बच्चे को दस्त लगते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। यह घटना झुनिया को अंदर से तोड़ देती है। अब उसके भीतर अपने बच्चे के लिए गहरा प्रेम और पीड़ा दोनों उमड़ पड़ते हैं। गोबर भी टूटता है, लेकिन वह अपने तरीके से। वह शराब पीने लगता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगते हैं। इसी बीच झुनिया फिर से गर्भवती होती है। इस बार एक औरत चुहिया उसकी मदद करती है, यहाँ तक कि अपना दूध तक पिलाती है। एक दिन झगड़े में गोबर हाथ उठा देता है तो चुहिया बीच में आकर झुनिया को बचाती है। कुछ समय बाद मील में झगड़ा होने के कारण गोबर बुरी तरह घायल हो जाता है। यह मील होती है शक्कर की, जिसके मालिक होते हैं मिस्टर खन्ना। अब बात करते हैं मिस्टर खन्ना और उनकी पत्नी गोविंदी के बारे में। शुरुआत में उनका संबंध बहुत संतुलित नहीं होता। मिस्टर खन्ना अपने व्यवसाय, धन और बाहरी जीवन में इतने उलझे रहते हैं कि वे अपने परिवार को समय नहीं दे पाते। गोविंदी एक पारंपरिक, धैर्यवान और त्यागीमयी पत्नी है, जो परिवार को संभालती है, लेकिन अंदर से अकेलापन महसूस करती है। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती हैं, जब खन्ना को अपने जीवन में अस्थिरता और नुकसान का सामना करना पड़ता है। उनका शक्कर का मील जल जाता है, पूरी तरह भस्म हो जाता है।
तो उन्हें एहसास होता है कि सिर्फ धन ही जीवन का आधार नहीं है। उन्हें अपने परिवार, खासकर गोविंदी के महत्व का बोध होता है और यहीं से उनके संबंध में बदलाव आता है। वे धीरे धीरे अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं और दोनों के बीच दूरी कम होने लगती है। यहाँ प्रेमचंद यह दिखाते हैं कि परिवार और संबंध धन से अधिक स्थायी और महत्वपूर्ण होते हैं। उसी मील के झगड़े के दौरान गोबर जब बुरी तरह घायल हो जाता है, उसकी हड्डी तक टूट जाती है। अब परिस्थिति बदलती है। जुनिया खुद काम करने का निर्णय लेती है क्योंकि वह चूहिया से बहुत मदद ले चुकी होती है। वह घास छीलने का काम शुरू करती है। धीरे धीरे वह अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। अब वह घर चलाती है और गोबर घर में रहकर बच्चे का ध्यान रखता है, क्योंकि गोबर को भी यह एहसास होता है कि जो उसने बर्ताव जुनिया के साथ किया है, उसी का दंड आज उसे इस तरह मिल रहा है। यहीं से उनके रिश्ते में बदलाव आता है। गोबर को अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। एक दिन रास्ते में उसकी मुलाकात होती है मिस मालती से। वह उनकी मदद करता है और इसी मदद के कारण उसे उनके यहाँ माली का काम मिल जाता है। वह झुनिया और बच्चे के साथ वहीं रहने लगता है। मिस मालती शहर के पात्रों में मिस मालती का एक मुख्य किरदार है। तो आइए जानते हैं पहले मिस मालती और मिस्टर मेहता के बारे में। मिस मालती एक आधुनिक, शिक्षित और स्वतंत्र विचारों वाली महिला और डॉक्टर मेहता एक आदर्शवादी, चिंतनशील व्यक्ति। दोनों एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के करीब भी हैं, लेकिन उनके विचार और जीवन के रास्ते अलग हैं। मेहता को त्याग, ममता और समर्पण वाली स्त्री चाहिए, जबकि मालती स्वतंत्रता और आधुनिकता की प्रतीक है। लेकिन जब वे झुनिया के बच्चे के प्रति मालती का स्नेह देखते हैं तो उनके विचार बदलने लगते हैं। उन्हें एहसास होता है कि मालती केवल आधुनिक नहीं है, बल्कि उसके भीतर भी गहरी संवेदना है। दोनों के बीच एक गहरा लेकिन अनकहा संबंध बनता है। जब बच्चे को चेचक होता है तो मालती दिन रात उसकी सेवा करती है और अंततः उसे बचा लेती है। यह दृश्य उनके चरित्र को और मजबूत बनाता है। उधर गांव में मतदीन का अंतर्मन बदल रहा होता है। उसे मलेरिया हो जाता है। तब उसे एहसास होता है कि उसने सिलिया के साथ कितना गलत किया जब वह गर्भवती थी। उसे लगता है कि उसी का दंड उसे आज ऐसा मिल रहा है। सिलिया का बेटा होता है रामू, जिसको देखने के लिए मतदीन की आंखें तरसती रहती हैं। वह होरी के घर के चक्कर काटता है और तिरछी नजर से रामू को देखकर संतुष्ट हो जाता है। जब उसे एहसास होता है कि उसने गलती की है तो वह कुछ पैसे होरी के हाथों सिलिया को भिजवाता है। जब सिलिया को वह पैसे मिलते हैं तो वह खुशी से फूले नहीं समाती। वह सोचती है कि अब वह इतनी बड़ी खुशी किससे साझा करे। उसके पास सोना के अलावे और कोई सहेली नहीं थी। वह रातों रात नदी पार करके सोना के ससुराल चली जाती है। जब वह उसके ससुराल पहुंचती है तो वहां मथुरा रात के अंधेरे में उसका हाथ पकड़ लेता है। मथुरा हालांकि खराब इंसान नहीं है, मगर उस परिस्थिति में उसका मन बहक जाता है। सिलिया इस कर्म के लिए उसे फटकारती है और मथुरा को भी यह एहसास होता है कि उसने गलत किया, इसलिए वह क्षमा मांगता है। जब सोना आती है तो उसे सिलिया का यूं रात में आना पसंद नहीं आता। उसे शक होने लगता है कि मथुरा और सिलिया के रिश्ते में कुछ खोट है। वह सिलिया को डराकर उससे सारा सच पूछती है। सिलिया उसे सारा कुछ सच बता देती है, जो कुछ भी अभी होता है। सोना जब यह कुछ सुनती है तो वह बहुत चिढ़ जाती है और कहती है, सिलिया यहाँ से चली जा। सिलिया ऐसा सोचकर बिल्कुल यहाँ नहीं आई थी। उसने सोचा था कि वह सोना से रात भर बातें करेगी, क्योंकि उसे दिन भर काम की वजह से छुट्टी नहीं मिलती। वह समझेगी और उसकी खुशी में शामिल होगी। पर उसे इतना आत्मग्लानि हुआ कि वह वहाँ से डरते हुए जल्द से जल्द वहाँ से चली जाती है। सिलिया के बेटे रामू को निमोनिया हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। मतदीन खुद उसे गोद में उठाकर नदी में बहाता है। यह घटना उसे भीतर तक झकझोर देती है। एक दिन वह सिलिया से मिलता है और दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं। उनमें बहुत सारी बातें होती हैं। अब उसे समाज की परवाह नहीं रहती। मतदीन सिलिया के साथ ही उसकी फूस की झोपड़ी, जो सिलिया ने होरी के घर के बगल में बना रखा था, उसी में दोनों रहने लगते हैं। इधर होरी की हालत लगातार बिगड़ती जाती है। 3 साल का लगान बाकी होने के कारण नोखेराम उसकी जमीन छीनने की तैयारी करता है। तभी मतदीन एक रास्ता सुझाता है
कि वह अपनी छोटी बेटी रूपा की शादी एक अमीर लेकिन अधेड़ व्यक्ति राम सेवक उसके जजमान से कर दे। यह सुनकर होरी और धनिया के मन में गहरी पीड़ा होती है। उन्हें लगता है जैसे वह अपनी बेटी का सौदा कर रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। वह मजबूरी में यह निर्णय स्वीकार कर लेते हैं। उधर गोबर को भी न्योता जाता है। पत्र पाकर गोबर गांव आने की तैयारी करने लगता है। वह मिस मालती को जब बताता है तो मिस मालती उन लोगों के हाथों रूपा के लिए बहुत सारे उपहार भी भिजवाती है और वादा करती है कि वह शादी के दिन जरूर आएगी। सोना के शादी में न आने की ग्लानि आज तक गोबर को होती रहती है, इसलिए वह रूपा की शादी में जरूर जाएगा। ऐसा सोचकर तीनों गांव आ जाते हैं। गोबर को अपने घर की स्थिति देखकर बहुत पीड़ा होती है। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगता है। वह हर काम में धनिया और होरी का हाथ बटाने लगता है और यह भी वादा करता है कि वह हर महीने पैसे भिजवाता रहेगा। जब शादी संपन्न हो जाती है तो दत्तादीन होरी के हाथ में 200 रुपए रख देते हैं। यह पैसे होरी को राहत नहीं देते, बल्कि उसके मन में और लज्जा भर देते हैं। वह इस बात को गोबर से छुपा नहीं पाता और गोबर को सब कुछ बता देता है। गोबर उसे समझाता है कि उसने यह निर्णय परिवार की इज्जत बचाने के लिए लिया है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, और वह यह सलाह देता है कि हम राम सेवक के पैसे जल्द से जल्द चुका देंगे। होरी यह बात सुनकर शांत हो जाता है। उसे अपने बेटे गोबर पर गर्व होता है। उसे एहसास होता है कि गोबर अब कितना समझदार हो गया है। उधर रूपा अपने नए घर में बहुत खुश रहती है। वह अपने पति को स्वीकार कर लेती है और अपने जीवन को उसी में ढाल लेती है, लेकिन उसके मन में अपने माता पिता के लिए चिंता बनी रहती है। उसे अपने पिता का वह अधूरा सपना याद रहता है, गाय का सपना। वह सोचती है कि एक दिन वह उन्हें गाय भेजेगी। इधर होरी और धनिया के मन में भी वही सपना जीवित रहता है, गाय खरीदने का। और अब तो उनके पास एक और वजह है गाय खरीदने की, मंगल, झुनिया और गोबर का बेटा, जो अब मालती देवी का खिलौना भी है, इसलिए उसका खास ख्याल रखना पड़ेगा। उसे दूध दही की कमी ना हो, इसलिए धनिया और होरी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे और जल्द से जल्द पैसे कमाकर एक गाय खरीदना चाहते हैं। उधर गोबर यह भी कहकर गया है कि राम सेवक का पैसा हम लोग चुका देंगे, तो उन्होंने ठान ली है कि एक गाय खरीदेंगे और राम सेवक के आधे से अधिक पैसे चुका देंगे गोबर के आने से पहले। उसी रोज गांव में सड़क खुदाई का काम शुरू होता है। होरी 8 आने रोज में वहां काम पकड़ लेता है। वह दिन रात मेहनत करते हैं, दिन में सड़क खुदाई और रात में सूत काटना। उनके मन में एक ही इच्छा है, पोते को दूध मिल सके। इसी दौरान एक रात हीरा वापस लौटता है। वह होरी के पैरों पर गिरकर माफी मांगता है। होरी सब भुलाकर उसे गले लगा लेता है। उस दिन उसे एहसास होता है कि गरीबी के बावजूद उसके पास आज क्या नहीं है। परिवार है, सुख है, शांति है, इतना अपनापन, इतना आदर, इतना सम्मान है। उसके पास किस चीज की कमी है। लेकिन अगले ही दिन काम करते समय होरी की तबीयत बिगड़ जाती है। उसे कय हो जाता है और वह मुर्दे की भांति लेट रहता है। खेत में उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी आत्मा अलग अलग स्मृतियों में डूबी जा रही है। कभी उसे दिखता है कि वह अपने बालपन में है और अपनी माँ की गोद में सो रहा है। कभी उसे गोबर की स्मृतियाँ दिखती है कि गोबर खेल रहा है। कभी उसे यह दिखता है कि धनिया दुल्हन बने आई है और उसे खिला रही है। उसे होश नहीं आता और उसे घर लाया जाता है। यह सब सुनकर धनिया दौड़ी दौड़ी आती है और वह होरी के पास बैठती है और पूछती है, कैसा जी है तुम्हारा? होरी हल्की आंखें खोलता है और कहता है, गोबर तुम आ गए, मैंने गाय खरीद ली है, अब मंगल को कोई दिक्कत नहीं होगी। धनिया को यह बात सुनकर गहरा आघात पहुंचता है। उसने मृत्यु देखी थी, पर उसे इस वक्त यह स्वीकार्य नहीं थी। उसने फिर से कहा, कैसा जी है तुम्हारा? होरी को होश आता है। वह धनिया को देखकर उससे क्षमा मांगता है और कहता है कि अब उसे जाने दे। और कितना जिलाएगी धनिया, अब मुझे जाने दे। यह कहते हुए वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। धनिया को यह बात स्वीकार्य नहीं होती। वह कभी आम का पन्ना बना लाती है, कभी उसके शरीर पर भूस रगड़ती है। वह सोचती है उसे लू लग गई है और वह अभी ठीक हो जाएगा। पूरे गांव में यह बात फैल जाती है, भीड़ इकट्ठा हो जाती है।
वह उसे फिर भी बचाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन अंततः होरी शांत हो जाता है। अंत में हीरा और शोभा डोली बनाकर आते हैं और धनिया से कहते हैं कि अब गोदान कर दो भाभी, भैया चले। पीछे से और भी आवाजें आती हैं कि हाँ हाँ गोदान करो। धनिया यंत्र की तरह उठती है और सूत काट कर कमाए हुए 20 पैसे होरी के ठंडो हाथों पर रखकर दातादीन को दे देती है और कहती है, घर में ना गाय है, न पैसे, न अनाज, यही हमारा गोदान है। और यह कहते ही वह पछाड़ खाकर गिर पड़ती है। यहाँ प्रेमचंद यह दिखाते हैं कि वास्तविकता और आदर्श के बीच हमेशा टकराव होता है। अब सवाल यह है कि गांव और शहर का आपस में संबंध क्या है। गांव में जहां किसान शोषित हो रहा है, वहीं शहर में वही शोषण एक सिस्टम बन चुका है। गांव में गरीबी साफ दिखाई देती है, लेकिन शहर में वही संघर्ष अंदर छिपा होता है। यानी गांव और शहर अलग नहीं है, बल्कि एक ही समाज के दो रूप हैं। अगर आपको यह कहानी मेरी आवाज़ में पसंद आई है तो कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आपकी क्या राय है। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल बुक्स और बातें को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को एक नई किताब की समरी के साथ। अगर आप गोदान को पूरा सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर इसकी प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप उसे पूरा भी सुन सकते हैं। धन्यवाद।